हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है सामान्य परिचय संस्कृत का। संस्कृत भाषा या सामान्य परिचय, यानी कि संस्कृत का सामान्य परिचय को लेकर के यहाँ पर बात करना है अपने को। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कम से कम एटलीस्ट आपको उनको जरूर से पढ़ना है। किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सब को लेकर के बात करेंगे और साथ में ही हिंदी अनुवाद भी आपको समझाने वाले हैं, जिससे संस्कृत की अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और संस्कृत का एक डर जो आपके बीच में बना हुआ है वो डर भी खत्म हो जाएगा। सारे वीडियोज चैनल पर आ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज में यूनिट वाइज अलग अलग वीडियोज में अपन संस्कृत की तैयारी करने वाले हैं, तो वीडियोज़ को लगातार देखते रहना है। संस्कृत के बाकी सभी यूनिट्स अगर आपको नीचे नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के आप वहाँ से यूनिट वाइज वीडियोस देख करके अपनी एग्जाम तैयारी संस्कृत की अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात कि पहला जो यूनिट है आपका 10 नंबर का यूनिट है। 10 नंबर का यूनिट है मतलब आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स यहाँ से पढ़ने होंगे जिनसे निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे, कुछ छोटे प्रश्न भी बनेंगे, उन सब को लेकर के यहाँ पर बात करने वाले हैं। छोटे प्रश्न बेसिकली ज़्यादा यहाँ से बनते हैं तो उनको लेकर के डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि ऐतिहासिक संदर्भ में संस्कृत के बारे में हम बात करते हैं। भारत के आर्य भाषा परिवाराणाम विकास संदर्भ, यानी कि विकास के संदर्भ में संस्कृतस्य का मतलब है संस्कृत का उत्पत्ति और जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से, आइए उसके बारे में बात करते हैं। किस टाइप के प्रश्न बनेंगे उसमें, तो आइए उनको देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय यूरोपीयो भाषाणाम परिवार कथ्यते। भारत और यूरोप के जो भाषा परिवार हैं उनको क्या कहते हैं, तो दोनों को मिलाकर के भारोपीय यहाँ पर बनता है, भारोपीय कहेंगे। भारोपीय वर्ड आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विश्वस्य, यानी कि विश्व का आदिम ग्रंथ वर्तते। आदिम ग्रंथ किसे कहते हैं, तो विश्व का आदिम ग्रंथ कहेंगे ऋग्वेद को। विश्वस्य प्रथम पुस्तक भी आप इसे कह सकते हैं। अगर प्रथम पुस्तक को लेकर के भी प्रश्न आता है तो ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है। एक एक नंबर के प्रश्न इस तरह के आने वाले हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है ध्वनि विज्ञानम कस्य वेदांगस्य विषयोस्ति। ध्वनि जो विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान कस्य यानी कि किस वेदांगस्य मतलब किस वेद के अंग, किस वेद का अंग है या किस वेद के विषय का यहाँ पर हिस्सा है, तो शिक्षा का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का ये हिस्सा है ध्वनि विज्ञान। आगे देखिए चौथा प्रश्न, ट्यूटोनिक ग्रीक प्रभृत्य भाषा संति। तो ट्यूटोनिक ग्रीक की जो प्रभृत भाषा है वो कौन सी है, तो यूरोपस, यहाँ पर यूरोप की भाषा है। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट आता है कि प्राकृत भाषा का काल क्या माना जाता है। तो देखिए प्राकृत भाषा का काल है, काल मन्यते यानी कि मानते हैं। कौन सा काल मानते हैं, तो प्राकृत भाषा के लिए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पर इसका काल मानते हैं प्राकृत भाषा का। छठा प्रश्न है वेदांगानी कति संति। यहाँ पर वेदांग की बात हो रही है। अब आपके बीच में कन्फ्यूजन यहाँ पर यह आएगा कि वेद तो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से 4 वेद हो गए। पर यहाँ पर जो बात हो रही है वो वेदांग की बात हो रही है। वेदांग यहाँ पर 6 भाग रहते हैं वेदांग के। पहला भाग रहता है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद शास्त्र और छठा है ज्योतिष। तो ये आपको 6 वेदांग ध्यान रखने हैं। 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष, ये ध्यान रखना है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, तमिल की बात हो रही है कि तमिल कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। तो तमिल किस परिवार का हिस्सा, जैसे भारत यूरोपीय तो भारोपीय था, तो वैसे ही तमिल भाषा जो है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा है, ऑस्ट्रो एशियाई, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में 8वां प्रश्न देखिए, वेदानिनी निबद्धा संति। तो ऐसा कोई प्रश्न आता है, निबंध के बारे में पूछता है, वेदांगिनी के निबद्धा के बारे में पूछता है, तो संस्कृत आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में त्रिभाषा सूत्र के बारे में हम बात करते हैं कि त्रिभाषा सूत्र संस्कृत से स्थितियाँ क्या है, संस्कृत में इसकी क्या स्थिति है, अवबोध के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न आएगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के आएगा कि घोषणा कब हुई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर 1968 में ये घोषणा हुई थी। 1986 वाली जो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सब के बारे में अपने को बात करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है कि राधाकृष्णन आयोग जो है, राधाकृष्णन आयोगे संस्कृत अध्ययनाय
स्थानम प्रदत्त, तो संस्कृत स्थान अध्ययन वगैरह को बारे में बात अगर आती है, आयोग के बारे में, राधाकृष्ण आयोग के बारे में, तो माध्यमिक कक्षा में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षासु अनुसंधानेषु च यहाँ पर, तो माध्यमिक कक्षा के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि मुदालियर जो आयोग है, मुदालियर आयोगेन संस्कृताय स्थानम प्रदत्त, तो संस्कृत के किस स्थान पर वगैरह प्रदत्त है, तो संस्कृत को इसने मातृभाषा शास्त्रीय भाषा मिश्रित यहाँ पर पाठ्यक्रम है मुदालियर में संस्कृत भाषा का, तो ये बात ध्यान रखनी है, मातृभाषा शास्त्रीय भाषा या और मिश्रित पाठ्यक्रम, ये बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग काका भाषा अध्ययनार्थम स्वीकारता, तो किन किन भाषाओं में ये यहाँ पर अध्ययन में स्वीकार करते हैं, तो वो यहाँ पर बात आती है, तो हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषा च, यहाँ पर इनमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भाषा अध्ययन जो है वो स्वीकार किया गया है। प्रश्न 5वां देखिए, 1986 तमें शिक्षा नीतियों काका भाषा स्वीकारता, तो 1986 वाली नीति जो है इसमें शिक्षा नीति में कौन कौन सी भाषाओं को स्वीकार करा गया है, तो वो देखिए आप 1986 शिक्षा नीति में देखिए 1986 तमें त्रिभाषा सूत्र किंचित परिवर्तनम कृतम, प्रथम कक्षात तृतीय कक्षा पर्यंत केवल एका एवं मातृभाषा स्यात्, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन किया गया है त्रिभाषा सूत्र में, और यहाँ पर प्रथम कक्षा में और प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में केवल यहाँ पर एक या क्या नियम है कि मातृभाषा में ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में उसके पश्चात चतुर्थ कक्षा में, पंचमी कक्षा, चतुर्थ कक्षा और पांचवी कक्षा पर्यंत भाषा द्वे स्यात्, दो भाषा यहाँ पर मातृभाषा और आंग्ल भाषा च यहाँ पर होगी। छठी कक्षा और अष्टमी कक्षा, छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के बीच में पर्यंत भाषा त्रय स्यात्, तीन यहाँ पर है मातृभाषा, आंग्ल भाषा और संस्कृत भाषा, अथवा अन्य जो शास्त्रीय भाषा है वो यहाँ पर नौवीं दशवीं पर्यंत भाषा त्रयम स्यात्, मातृभाषा, हिंदी भाषा और आंग्ल भाषा इति। तो यहाँ पर ये जो भाषाएं किस किस प्रकार से डिवाइडेशन हुआ है शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो वहाँ पर एक बार शॉर्ट में आपको और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कौन सी क्लास की हो रही है, पहली कक्षा से लेकर के तीसरी कक्षा के लिए, तो वहाँ पर केवल एक भाषा यहाँ पर रहेगी, मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जहाँ पर जो आगे रहेगी चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा में, इसमें आपके दो भाषा यहाँ पर हो जाएगी, मातृभाषा और आंग्ल भाषा। इसके बाद में छठी कक्षा से लेकर के यहाँ पर आठवीं कक्षा के बीच में तीन भाषा यहाँ पर हो जाएगी, जिसमें पहली है मातृभाषा, दूसरी है आंग्ल भाषा, तीसरी है संस्कृत भाषा, और यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर शास्त्रीय भाषा भी हो सकती है। नवीं और दसवीं पर्यंत यहाँ पर भाषा जो है वो तीन रहेगी, इसमें भी हिंदी, आंग्ल भाषा और मातृभाषा, ये तीन भाषाएं आपको इस तरह से ध्यान रखना है, इनका कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, कौन कौन सी क्लास के लिए क्या क्या यहाँ पर चीज़ें वो 1986 वाली नीति में, शिक्षा नीति में यहाँ पर रखी गई थी, तो वो बातें यहाँ पर है। आई होप आपने ठीक से समझ लिया है। संस्कृत का इतना कुछ ज्ञान मुझे नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो कम समय में एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए और संस्कृत का जो डर है वो थोड़ा सा दूर यहाँ पर होवे। इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए, छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत भाषा विषय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय क्या है। संस्कृत भाषा के विषय में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा, तो सर्वोच्च न्यायालय स्वनिर्णय लिखित यतः अस्माकं संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा कि हमारी जो संस्कृति है उसके पोषण में संस्कृत का महत्वपूर्ण दृष्टि यहाँ पर रही है, और अस्माकं राजकीय जो शिक्षा नीति है अपनी, तो वहाँ पर संस्कृत अध्ययन महत्व स्थापित यहाँ पर करना है, और संस्कृत अपि ऐच्छिक भाषा रूपेण स्थापित स्यात्, तो एक ऐच्छिक भाषा के रूप में संस्कृत की स्थापना करने को लेकर के यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा है संस्कृत को लेकर के, तो ये बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं 7वें प्रश्न को लेकर के। यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषा माध्यत्य केंद्रीय सलाहकार बोर्ड या आयोग ने इसमें क्या कहा है, किम कथितम। संस्कृत भाषा माध्यत्य केंद्रीय सलाहकार आयोग 1956 दो रूपों में, द्व्यो यानी कि दो रूपों, त्रिभाषा सूत्र यानी कि तीन भाषा सूत्र, प्रस्तुतम मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा व मिश्रित पाठ्यक्रम, यहाँ पर ये बात रही। हिंदी आंग्ल भाषा के रूप में और का अपनी आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा, यूरोपीय भाषा का तृतीय भाषा रूप में संस्कृत यहाँ पर निर्धारित हुई है। यहाँ पर आधुनिक भाषा रही, भारतीय भाषा, यूरोपीय भाषा रही, और तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का यहाँ पर निर्धारण हुआ। तो ये आपको संस्कृत भाषा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने क्या बातें कही हैं उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में 8वां प्रश्न जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है कि संस्कृत आयोग से परिचय आपको लिखना है।
संस्कृत आयोग का परिचय के बारे में लिखत। यहाँ पर देखिए संस्कृत आयोग के बारे में बात हो रही है, जो ये है सुनीति कुमार चटर्जी आयोग 1956-57, इसको ये भी कह सकते हैं। ये लाइन भी आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर ध्यान रखनी है इसके बारे में। और यहाँ पर आगे बात रही कि स्वतंत्र होने के बाद में भारत संस्कृत स्थिति जो है वो विकास में रही है, संभावनाएं बढ़ी हैं। विचार करणाई एवं आयोग भारत सर्वकारेण गठित, यहाँ पर भारत में सर्व कार्य हेतु यहाँ पर आयोग की जो स्थापना है वो विचार करणीय है। स्वतंत्र भारत के पश्चात संस्कृत की स्थिति और विकास को लेकर के आयोग अनेन स्वप्रतिवेदन स्पष्टतया उक्तम यत् माध्यमिक विद्यालयेषु 10th क्लास वाली बात हो रही है। माध्यमिक विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के स्थान को अनिवार्य रूपेण भवितव्यम, यानी कि संस्कृत के जो रूप है संस्कृत को अनिवार्य करने के ऊपर यहाँ पर बात रही है। अनिवार्य रूप से माध्यमिक विद्यालय में उसको स्थापित करने के लिए, उसको अनिवार्य करने के लिए यहाँ पर ये आयोग में बात करी गई है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद की यहाँ पर बात है। तो ये कुछ यहाँ पर की पॉइंट आपको इस प्रश्न के लिए ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि 2-3 आयोग बताइए, 3 प्रमुख आयोग बताइए, इस तरह का प्रश्न आता है तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आयोग आपको जान लेने हैं। पहला आयोग है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन 1948 से 1949, ये ध्यान रखना है पहला। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन 1952 से 53 के बीच में। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड 1956 आपको ध्यान रखना है। संस्कृत आयोग सुनीति कुमार चटर्जी आयोग रहा है, ये 1956-57 के बीच में। शिक्षा आयोग की बात होती है तो कोठारी आयोग आपको ध्यान रखना है 1964-66 का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की ध्यान रखनी है और नूतना शिक्षा नीति ये 1986 वाली ध्यान रखनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक अपना आता है संस्कृत से विभिन्न विधिना धारणा परिचय, विभिन्न विधियों के बारे में, विभिन्न धारणाओं के बारे में अब अपन बात करते हैं। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक अपना आता है संस्कृत विभिन्न जो विधियां हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संस्कृत साहित्य लोकहितस्य लोकरंजनस्य च भावना अधिका कस्या विधयामस्ति। तो लोकहित में यहाँ पर लोक रंजन मनोरंजन में संस्कृत साहित्य की यहाँ पर कौन सी विधि महत्वपूर्ण है, अच्छी है, तो वो नाटक विधि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नाटके। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कस्या रचनायाम संबंध लेखकस्य स्मृत्या सह अस्ति। तो स्मृत्या में स्मृति की बात हो रही है तो संस्मरण आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्मृति की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके बाद में बात करते हैं तीसरा प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कस्य आचार्यस्य मत अस्ति। आचार्य विश्वनाथम, यहाँ पर विश्वनाथस्य मत अस्ति। तो यहाँ पर वाक्य रसात्मकम काव्यम, वाक्य जो है वो काव्य का रस है, काव्य का रस है। तो ऐसा कोई कथन किस आचार्य के द्वारा कहा गया, तो आचार्य विश्वनाथस्य, यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का ये मत रहा है इस बारे में। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, काव्येषु किम रम्यम भवति। काव्य में क्या रमता है, क्या समाता है, तो वो यहाँ पर बात आती है। लेकिन नाटक का आपको ध्यान रखना है, काव्य में नाटक की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद में काव्यस्य प्रयोजनानि कानि सन्ति। काव्य के क्या प्रयोजन हैं, क्या परियोजनाएं हैं, तो आचार्य मक्टेन काव्यस्य 60 प्रयोजनानि वर्णितानि। आचार्य मक्टेन ने काव्य के 6 यहाँ पर प्रयोजन यहाँ पर वर्णित करे हैं। इसको लेकर के एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बात करी गई है कि काव्यम यस्य कृते व्यवहार विधि शिवेतरस्य ते सदह पर निर्वृत्ति कांता सम्मित योपदेशयुजे। तो काव्य प्रकाश के बारे में ये कुछ 2 लाइनें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अर्थात यहाँ पर क्या बातें रही है, तो यश कामना की बात हो रही है। काव्यस्य यहाँ पर यश कृत्य, तो यश कामना की बात हुई पहली। दूसरी धन प्राप्ति की बात हुई। तीसरी है व्यवहार परिज्ञानम की बात हुई, व्यवहार के परिज्ञान की। और यहाँ पर अनिष्ट के निवारण की बात हुई। और 5वां है बंधन मुक्ति, बंधन यानी कि गुलामी से मुक्ति को लेकर के बात हुई। 6ठा है पत्नी व्रत, यहाँ पर मधुर शब्द यहाँ पर उपदेश इति, इसको लेकर के बात हो रही है। तो ये काव्य के प्रयोजन आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं 6ठा प्रश्न देखिए, साहित्य दर्पेण विश्वनाथेन। विश्वनाथ ने साहित्य के दर्पण में कथा के लक्षण क्या किन प्रकार बताए हैं, किस प्रकार कहानी का वर्णन किया है, या क्या यहाँ पर प्रकार बताए हैं, लक्षण बताए हैं, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कथा का जो रस है
वो यहाँ पर सरस वस्तु गधेरेव कथायाम सरस वस्तु यहाँ पर गधेरेव गद्धे के माध्यम से रचना दी विनिर्मितम च यहाँ पर बात आती है कि गद्धे के माध्यम से यहाँ पर रचना दी जाए, अर्थात गद्य पद्य विशेष सौंदर्य शास्त्र का यहाँ पर वर्णन करते हैं। गद्य काव्य जो रहता है वो विशेष श्रृंगार विशेष सौंदर्य यहाँ पर रसयुक्त होता है, वर्णन करता है। छंद यहाँ पर छंद बंधन रहित यहाँ पर रहता है और पद समूह रेव विचिरतम जायते इति। तो यहाँ पर इसका एक शॉर्ट तरीके से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कहानी में जो रसयुक्त यहाँ पर बातें रहती है वो गद्य के माध्यम से यहाँ पर प्रकट करी जाती है और सौंदर्य यहाँ पर शास्त्र रहता है विशेष, यहाँ पर उसका जो श्रृंगार है रस है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसका वर्णन करा जाता है। छंद रहित छंदों के समूह से यहाँ पर बना होता है। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। विश्वनाथ के द्वारा ये बातें कही गई है साहित्य के दर्पण के रूप में। इस तरह से ये छठा प्रश्न रहा और इसके बाद में बात करते हैं सातवें प्रश्न को लेकर के। देखिए, संस्कृत साहित्य में नाटका नाम विषय भवाम की जानाती। तो संस्कृत साहित्य में नाटकों के विषय में क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, इस तरह से प्रश्न रहा। और इसका उत्तर देखिए, नाटकम दृश्यन काव्यमस्ति। नाटक जो है दृश्य काव्य है। वैदिक युगादारभ्यम इदानीम यावत नाटक कलाया प्रमाणानि उपलभ्यन्ते, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ये जो बात आती है कि वैदिक युग से अभी तक यहाँ पर इदानीम यावत जो नाटक कला है उसके प्रमाण काफ़ी मिले हैं, उसके काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन कलादेव भारतीय जीवनस्य मनोरंजन नाटकम श्रेष्ठ साधन। प्राचीन कला में भारतीय जीवन में मनोरंजन के लिए नाटक क्या है, श्रेष्ठ यहाँ पर साधन रहा है। साधन क्या रहा है, श्रेष्ठ नाटक रहा है। इसके बाद में यहाँ पर बात आती है अस्मिन् लोकहितस्य लोकानुरंजनस्य च भावना अधिका भवति। लोकहित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ पर लोगों में सार्वजनिक मनोरंजन की भावना का विकास यहाँ पर अधिक रहा है, भावना अधिक रही है। अतः सम्यगेव उक्तम काव्येषु नाटकम रम्यम, यहाँ पर बात आती है कि यह ठीक ही कहा गया है। सम्यव यहाँ पर उक्तम, ये ठीक ही कहा गया है। नाटक क्या है, रम्यते है, नाटक भाता है, सुंदर है। नाटक काव्य में सुंदरता लिए हुए रहता है। इस तरह से आप रम्यम कह सकते हैं, रमा हुआ इस तरह से। नाटक शब्दस्य उत्पत्ति षट धातु जायते। तो नाटक शब्द जो है वो षट धातु से यहाँ पर उत्पत्ति इसकी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। और नाटक के प्रयोजनों की अगर बात आती है, नाटक के उद्देश्यों की बात आती है, तो यहाँ पर तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि हितोपदेश के लिए अपना कोई भी उपदेश शॉर्ट तरीके से। दूसरा, विश्रांति जन्म, शांति यहाँ पर रहेगी। और विनोद जन्म यानी कि हास्यप्रद रहता है, शांति प्रिय रहता है। और हितोपदेश, उपदेश देने लायक ये रहता है। तो नाटक की उद्देश्य, नाटक के प्रयोजन भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं, आठवां प्रश्न आपके सामने आता है कि कथा साहित्य परिचय आपको देना है, किस विधि में ये बातें हो रही है। आठवें प्रश्न में देखिए, संस्कृत साहित्य में जो कथा है ये विशेष महत्व रखती है। संस्कृत साहित्य में कथाओं का विशेष महत्व रहता है। इस तरह से आप कह सकते हैं संभवतः प्रथमम यहाँ पर है, ऊपर बिंदु है। और संस्कृत भाषायाम एवं कथाया उद्भव का मतलब है कि संस्कृत भाषा में जो कहानियों की उत्पत्ति है उसके बारे में बात हो रही है। विकास और उद्भव और विकास को लेकर के यहाँ पर संस्कृत भाषा में ही कथाओं का विकास और यहाँ पर इसका जो उद्भव है, उत्पत्ति है, वो देखने को मिलता है। साहित्य दर्पण कवि विश्वनाथ की यहाँ पर ज़्यादा बात हुई है। तो कवि विश्वनाथ साहित्य दर्पण से तो कथाओं का यहाँ पर लक्षण उन्होंने अनेक प्रकार से यहाँ पर बताया है, उक्त किया है। तो कथायाम शरसम वस्तु गधेरेव विनिर्मितम। तो यहाँ पर आपको कवि विश्वनाथ का ये कथन ध्यान रखना है कि कथायाम शरसम वस्तु गधेरेव विनिर्मितम। ये कथन को लेकर के आपको अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किस कवि का है या फिर कवि विश्वनाथ ने क्या कथन दिया। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये लाइन जरूर से ध्यान रखिएगा, कवि विश्वनाथ की। इसके बाद में आगे देखिए, आख्यानम जो व्याख्या है कवि कथा की, वो साहित्य के भेद में नीति कथा लोक कथा च, यहाँ पर बात ध्यान रखिए, नीति कथाओं में और लोक कथाओं में। इसका यहाँ पर भेद, आपको दो भेद ध्यान रखना है, नीति कथा और लोक कथा। कथा साहित्य के दो भेद हो गए, नीति कथा और लोक कथा। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि नीति कथा क्या है, लोक कथा क्या है। यहाँ पर देखिए, संस्कृत साहित्य नीति कथायाम उद्देश्य क्या है, नीति कथा के विषय में उपदेश यहाँ पर देना।
उपदेश मतलब कि जो संस्कृत साहित्य की जो नीतियाँ हैं, कथाएं हैं, उनके लिए उद्देश्य, उनके यहाँ पर उपदेश निहितार्थ करना, ये नीति कथा का उद्देश्य यहाँ पर है। नीति कथायाशु पशु परिणः अपि पात्राणि भवन्ति, तो पशुओं को लेकर के यहाँ पर बातें ज़्यादा हुई है, पशु पक्षियों के पात्र यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले हैं। नीति कथाशु पंचतंत्रम हितोपदेशम प्रसिद्धो ग्रंथो स्तः, यहाँ पर बात हो रही है। तो नीति शास्त्र की कहानियों में पंचतंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, और हितोपदेश की यहाँ पर बात हो रही है। उपदेश देने के लिए यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्धि इन्हें कथाओं को, नीति कथाओं को ज़्यादा प्रसिद्धि किन के लिए मिली है? पंचतंत्र के लिए, और हित उपदेश यहाँ पर देने के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्धि इनको मिली है। तो कुछ कुछ की पॉइंट्स आपको इस तरह से इन प्रश्नों के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर दूसरा प्रकार आता है लोक कथाओं को लेकर के। लोक कथाओं में यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि लोक कथा नाम उद्देश्यम जन मनोरंजनम अस्ति, यानी कि लोगों का मनोरंजन करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर रहा है। लोक कथा नाम पात्राणि प्राय सामान्य जन, इसके जो पात्र रहे हैं वो कौन रहे हैं? सामान्य जन रहे हैं। और यहाँ पर आगे हम बात करें तो लोक कथासु स्थान इनका जो रहा है वो व्रत कथाएं यहाँ पर रहा है। तो व्रत कथाएं क्या होती है? वृहद, आप इसे कह सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कहानियाँ जो होती है लोक कथा, तो उस तरह से आप ले सकते हैं और अपने विचार थोड़े से जोड़ मरोड़ करके आप लिख दीजिएगा। बाकी ये कुछ की पॉइंट आपको इन कथाओं को लेकर के ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवा प्रश्न महत्वपूर्ण। देखिए निबंध के बारे में, निबंधस्य संक्षेपेण परिचय आपको देना है। निबंध का संक्षेप में परिचय, इसमें देखिए निबंध है गद्यस्य एका श्रेष्ठा विद्या अस्ति। तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ निकलता है कि निबंध जो है वो गद्य की एक श्रेष्ठ विद्या यहाँ पर है। अस्ति का मतलब है। यदा गद्य रूपे विषयस्य विशद वर्णम तस्य उत्पत्ति भाव अभिव्यक्ति को प्रकट करना, यहाँ पर डिटेल में समझाना बताना, तो वो निबंध में आएगा। च पूर्णतः भवति स च निबंध है, तो उसे क्या कहेंगे? निबंध कहेंगे। वर्णन करना, यहाँ पर विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन, आप एक लाइन में अगर कहें तो विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन, डिटेल में समझाना बताना, तो वो क्या रहेगा? भाव अभिव्यक्ति को यहाँ पर पूर्ण करना, तो वो निबंध कहलाएगा। प्रस्ताव है, प्रबंध है, संदर्भ है। इते सर्वे शब्दा निबंधस्य समानार्थक का यहाँ पर शब्द हैं। समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं? प्रस्ताव है, प्रबंध है, संदर्भ है, इते सर्वे शब्द। और निबंधः मुख्यतः त्रिविधा भवन्ति, यहाँ पर निबंध की 3 यहाँ पर विधियाँ रहती हैं। कौन कौन सी विधियाँ? देखिए पहला है आख्यानात्मक, और दूसरा है वर्णनात्मक, और तीसरा है विवेचनात्मक। ये आपको ध्यान रखना है, 3 इसकी विधाएं, निबंध की 3 विधाएं। ये बात यहाँ पर हो गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है पहेली काय परिचय। पहेली का आपको परिचय देना है और संक्षेप में बताना है। इसमें देखिए पहेली एक कूट पद्य है, कूट छंद है। एवं पद्यस्य मनोरंजक विधा अप्यस्ति का मतलब है मनोरंजक एक विधा है। यह पद्य में एक मनोरंजक विधा है, ऐसा आप कहेंगे। पहेली का द्विपंक्त्यात्मिका, द्विपंक्तियों में पहेली, और चतुष्पंक्त्यात्मिका, यहाँ पर 2 पंक्तियों में या 4 पंक्तियों में ये भवती रहती है। पहली 2 पंक्तियों में या फिर 4 पंक्तियों की रहती है। और अत्र पंक्तिषु एवं प्रश्ना तेषा उत्तराणि चापित वर्ण विप्रयात एवं जायन्ते, ये आपको ध्यान रखना है। और पहेली का जो अर्थ है वो बुद्धि प्रयोग के माध्यम से सूक्ष्मतया, यहाँ पर सूक्ष्म तरीके से सोचने के बाद में, अवलोकन करने के बाद में यहाँ पर ज्ञात अपने को होता है। बुद्धि लगानी पड़ती है, प्रयोग करने पड़ते हैं, सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर चीज़ें खोजनी पड़ती है और अवलोकन करना पड़ता है, तब ज्ञात होता है पहेली का अपने को उत्तर। अब यदा अर्थ ज्ञानम भवति, जब इसका ज्ञान अपने को हो जाता है तो ये एक मनोरंजन यहाँ पर आनंददायक यहाँ पर हो जाती है पहेली। मनोरंजन और आनंद भी इसमें होता है जब हम पहेली अपने सामने आती है, फिर अपनी बुद्धि लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म यहाँ पर बातें अवलोकन करते हैं, तो फिर अपने को उसका उत्तर मिलता है। तो सारे जो क्रियाकलाप है वो एक मनोरंजनदायक आनंददायक यहाँ पर प्रक्रिया रहती है। तो ऐसी कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे पहेली को लेकर के। इसके बाद में अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है संस्मरणस्य परिचय आपको देना है, संस्मरण का परिचय। इस बारे में देखिए, संस्मरण जो है गद्य साहित्यस्य एका रोचक विद्या अस्ति, एक रोचक विद्या है किसकी? गद्य साहित्य की एक रोचक विद्या है संस्मरण। ये बात हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन देखिए, संस्मरणं सा रचना अस्ति यस्या संबंधः लेखकस्य स्मृत्या सह भवति। तो लेखक की स्मृतियों को लेकर के यहाँ पर संस्मरण लिखा जाता है और यहाँ पर इसमें लेखक की स्मृतियों से संबंध ये रखती है। कस्यचिदपि जनस्य
व्यक्ति जीवनस्य चारित्रिक विशेषता प्रकटनाय तत्संबद्ध रोचक अथवा परिस्थितीनां व्यक्तिसम्प्रक्धारे यत् प्रस्तुतीकरणं क्रियते तत् स्मरणं भवति। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बेसिकली ये हो रही है कि किसी व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में उसके सशक्त और संतुलित ढंग से उसकी जो प्रस्तुति है वो किसी व्यक्ति के बारे में तो वो अपने को देनी होती है। तो वो क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। एक जीवन घटना वगैरह वो सारी चीज़ें एक आप कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर बात आती है कि संस्मरण के तत्व कौन कौन से हैं, तो उनको लेकर के आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है संस्कृत के यहाँ पर संस्मरण के तत्वों को लेकर के। पहली बात यहाँ पर आती है कि वर्ण्य विषय, दूसरा है पात्र चरित्र चित्रणम, पात्र का चरित्र चित्रण और परिवेश चित्रणम, चौथा है शैली, पांचवा है स्मृति और छठा है उद्देश्यम। तो ये आपको 6 तत्व ध्यान रखने हैं संस्मरण के। ये तो बात रही अपनी यहाँ तक की, और आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर अपने पास में आता है प्रश्न कि संस्कृतस्य विद्याधारणाम आरेख, अपने को विद्याधारण का आरेख अपने को पता होना चाहिए, जिसमें आपके सामने यहाँ पर बातें आती है। पहला तो यहाँ पर आता है काव्य, काव्य आ गया। दूसरा यहाँ पर आता है कथा, कथा हो गया। कथा के बाद में तीसरा है नाटक, नाटक के बाद में चौथा है निबंध, निबंध के बाद में है पत्र, पत्र के बाद में यहाँ पर है संस्मरण, संस्मरण के बाद में है पहेली, पहेली के बाद में है मुक्तम। तो ये प्रकार यहाँ पर हो गए हैं विद्याधरण के, संस्कृत के यहाँ पर हो गया। और काव्य में क्या क्या आएंगे, काव्य में आएगा पद्य, काव्य में इधर क्या आ गया पद्य काव्य, और दूसरा क्या आएगा गद्य काव्य। काव्य का मतलब पद्य काव्य और गद्य काव्य, दो नाम ध्यान रखने हैं। और दूसरा आगे यहाँ पर अपने पास में आएगा कथा, कथा में आपको यहाँ पर हमने पढ़ा नीति कथा और लोक कथा। और अगला तीसरे नंबर पर नाटक, आपको ध्यान रखना है नाटकम। और उसके अलावा यहाँ पर निबंध की जब बात आती है तो निबंध के 3 हमने भेद यहाँ पर देखे थे। तो यहाँ पर क्या रहेंगे 3 भेद कौन कौन से हैं, आख्यात्मक, आख्यानात्मक यहाँ पर रहेगा पहला, दूसरा है वर्णनात्मक और तीसरा है विवेचनात्मक यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद में जो अगला यहाँ पर आता है वो आता है पत्र का। पत्र के बारे में जब बात आती है तो पत्र एक क्या होता है, एक तो होता है पत्र औपचारिक, पत्र औपचारिक पत्र होगा, और एक होएगा अनौपचारिक पत्र होएगा। 2 प्रकार यहाँ पर हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र को लेकर के। अनौपचारिक पत्र की जब बात करी जाएगी तो यहाँ पर क्या बात आएगी कि परिवार को लिखा जाएगा, अनौपचारिक परिवार के सदस्यों को या फिर व्यक्ति विशेष को आप जो पर्सनली लिखेंगे तो वो अनौपचारिक रहेगा। औपचारिक जो लेटर की औपचारिक पत्र की जब बात आएगी तो एक व्यावसायिक तौर पर लिखा जाएगा, ऑफिशियल तौर पर, शासकीय यहाँ पर काम दफ्तरों में वगैरह में यहाँ पर लिखा जाएगा, और विविध कामों में यहाँ पर अपन लेंगे एक ऑफिशियल काम के लिए, ऑफिशियल जगह पर भेजने के लिए, तो वो औपचारिक रहेगा। और अनौपचारिक रहेगा अपने परिवार के सदस्यों को, किसी व्यक्तिगत विशेष अपने मित्र को। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस सारणी को भी यहाँ पर थोड़ा सा स्मरण रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। पहले देखिए हमने बाकियों के बारे में संक्षेप में परिचय ले लिया है। अब हम बात करते हैं पत्र के यहाँ पर संक्षेप परिचय को लेकर के, पत्राणि पत्रस्य संक्षेप में। तो पत्राणाम न केवल व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक महत्वस्ति अपितु साहित्य एका सक्षमा विद्या, यहाँ पर एक सक्षम विद्या है साहित्य की। और न केवल व्यक्तिगत है, सामाजिक है, बल्कि एक ऑफिशियल तौर पर भी यहाँ पर पत्र रहते हैं। उनके प्रकारों को लेकर के हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर एक बार आप यहाँ पर और देख लीजिए कि पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार यहाँ पर पत्र के रहते हैं। एक यहाँ पर रहता है अनौपचारिक, और एक क्या रहेगा अनौपचारिक, और दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक रहेंगे तो परिवार के सदस्यों को, व्यक्ति विशेष को भेजेंगे, और औपचारिक जो रहेगा वो व्यावसायिक, शासकीय, अन्य रूप में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पत्र लिखने का जो क्रम है, जो प्रकार है, वो भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय रहता है। तो पत्र का कितने पदों में यहाँ पर आपको पत्र लिखना है वो देखना है। सबसे पहले तो स्थान लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, और प्रशस्ति यहाँ पर लिखेंगे कि किसको भेजा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें। और फिर वहाँ पर शिष्टाचार लिखा जाएगा, मूल विषय लिखा जाएगा कि किस विषय में पत्र है अपना। फिर लास्ट में पत्र समाप्ति और पत्र के यहाँ पर संकेत वगैरह आप ऐड कर देंगे, कौन भेज रहा है पत्र, आपका यहाँ पर डिटेल वगैरह वो सारी चीज़ें आएंगी। विशेष यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि परम औपचारिक पत्रेषु पूर्व स्थान संकेत और शिष्टाचार न भवंत। तो यहाँ पर औपचारिक जो पत्र है वो पूर्व में यहाँ पर स्थान संकेत और यहाँ पर इनकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। आगे देखिए 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न, कस्य कवि किस कवि का पद लालित्य प्रसिद्ध है। तो पद लालित्य है कवि दंडीन का, पद लालित्य प्रसिद्ध है। तो ये अपना प्रश्न हो गया है। इसके बाद में 14 प्रश्न देखिए, राजस्थान से प्रधान कहानीकार कौन है। राजस्थान के प्रधान कहानीकार की बात आती है तो नवल किशोरकार, आप इस तरह से नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल प्रश्न आए या फिर 1 लाइनर आए
नाम दिखते ही आपको पता लगना चाहिए कि राजस्थान के प्रधान कहानीकार की बात हो रही है। इसके बाद में 15वां प्रश्न आता है, श्रीमद् भगवत गीतायाम कस्य प्रधानता अस्ति। यहाँ पर बात हो रही है तो भगवत गीता में किसकी प्रधानता की, कस्य प्रधानता मतलब किसकी प्रधानता की बात हो रही है, तो कर्तव्य की, कर्म की, नैतिक यहाँ पर और धार्मिक मूल्यों की प्रधानता अपने को भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में देखने को मिलती है। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो गया है। अगला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अपना आता है कि संस्कृत की गद्य, पद्य और चंपू काव्य। संस्कृत में कितने काव्य हैं? 3 काव्य आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली 3 काव्य कौन कौन से हैं? गद्य, पद्य और चंपू। गद्य, पद्य और चंपू काव्य हो गए हैं। संस्कृत साहित्य में काव्य के मुख्यतः भेद कौन कौन से हैं? दृश्य, श्रव्य, यहाँ पर च यहाँ पर हो गया, दृश्य तु रूपकम और नाटकम, पुनः सर्व काव्यम, भेद त्रयम, गद्य, पद्य, चंपू। यहाँ पर श्रव्य काव्यों की भेद गद्य, पद्य, चंपू इति। ये कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रही। और अब हम बात करते हैं कि गद्य काव्य में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने योग्य बात है, प्रश्न 100% यहाँ से ज़रूर से आता है, उधर से भी आता है, आगे से भी, और यहाँ से भी एक प्रश्न अलग से आने वाला है। तो एक प्रश्न यहाँ पर पक्का करना है आपको, यहाँ से लेकर के जो आगे का जो वीडियो रहने वाला है। आगे हम अब क्या बात करने वाले हैं? कृत्य और लेखकों के बारे में बात करने वाले हैं। ये गद्य काव्य, चंपू काव्य जो ये सारे हैं तो उनके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले गद्य काव्य की बात हो रही है तो यहाँ पर बात होती है कृत्य और लेखकों की। यहाँ पर बात होती है दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, इनके लेखक दंडी, आपको नाम ध्यान रखना है। वासवदत्ता, इसका लेखक सुबंधु नाम ध्यान रखना है, वासवदत्ता का लेखक। कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। शिवराज विजयम तो अंबिका दत्त व्यास है, अंबिका दत्त व्यास है शिवराज विजय के लेखक। तिलक मंजरी, तिलक मंजरी के लेखक धनपाल। गुप्तेश्वर चरितम, गुप्तेश्वर चरितम के लेखक बद्रीनाथ झा। विदचरित पंचकम, विदचरित पंचकम तो नारायण खिस्ते इसके लेखक। कृष्ण चरितम तो अगस्त्य लेखक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गद्य काव्य की ये अपनी बात रही। अब हम बात करते हैं पद्य काव्य को लेकर के। पद्य काव्य का महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है अपने, तो यहाँ पर देखिए कृत्य और यहाँ पर इसके कर्तिकारों की बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है बुद्धचरितम और सौंदरानंदम के कर्तिकार या लेखक कौन है? तो अश्वघोष, आपको नाम ध्यान रखना है। रामायण के वाल्मीकि नाम ध्यान रखना है। रघुवंशम, कुमार संभवम तो यहाँ पर कालिदास नाम ध्यान रखना है। किरातार्जुनीयम तो इसके लेखक हैं भारवी, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी। और जानकी हरणम के कुमारदास। शिशुपाल वधम के माघ नाम ध्यान रखना है। नेषधि यह चरित्रम यहाँ पर बात आती है तो श्रीहर्ष, आपको नाम ध्यान रखना है। और बीच में ये आपको जो रावण वध बच गया है एक नाम, रावण वध के कर्तिकार हैं भट्टी, नाम आपको ध्यान रखना है ये वाला भी। तो ये सारी बातें यहाँ पर रही। इसके बाद में हरि विजयम जो है वो है रत्नाकार, नाम ध्यान रखना है। श्रीकंठ चरितम तो मड, नाम ध्यान रखना है, मड है, इस तरह से ये बात रही। और आगे ऐतिहासिक काव्य की जब बात आती है, ऐतिहासिक काव्य की बात, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नवशांक चरित जो है चरितम, तो इसमें पदगुप्त और परिमल या नाम ध्यान रखना है। विक्रमादेव चरितम तो विहलन, आपको नाम ध्यान रखना है। राज तरंगिणी के कलहण ध्यान रखना है। कुमार चरितम का हेमचंद्र नाम ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं आधुनिक काव्यों को लेकर के। आधुनिक काव्यों में बात आती है दयानंद महाकाव्यम तो कविरत्न अखिलानंद, आपको नाम ध्यान रखना है। दयानंद दिग्विजयम की बात आती है तो मेधाव्रताचार्य, नाम ध्यान रखना है। रुक्मणी हरणम, नाम ध्यान रखना है काशीनाथ शर्मा के बारे में। और रामनंद दिग्विजयम जो लेखक रहे हैं स्वामी भगवदाचार्य। इसके बाद में आगे नेहरू चरितम की बात आती है तो इसके लेखक कौन हैं? आचार्य ब्रह्मानंद शुक्ल की बात आती है। और शिवराज्योदयम तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये नाम ध्यान रखना है जिन्होंने लिखा है शिवराज्योदयम। सीता चरितम की बात आती है तो रेव प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर बात आती है डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। जन विजयम की बात आती है तो डॉक्टर परमानंद शर्मा। हरनामृतम बात आती है तो विद्याधर शास्त्री, नाम ध्यान रखना है। श्री महावीर सौरभम की बात आती है तो आचार्य मधुकर शास्त्री का नाम ध्यान रखना है। लेनिनामृतम में यहाँ पर डॉक्टर पद्मदत्त ओझा पद्म शास्त्री। और तृजनी महाकाव्यम में पंडित दुर्गादत्त शास्त्री।
जरासंधवधम, यहाँ पर जरासंधवम में इसमें गोस्वामी ब्रजभूषण लाल आपको ध्यान रखना है। और मोहभंगम, यहाँ पर डॉक्टर रसिक बिहारी जोशी आपको नाम ध्यान रखना है। और भीष्मचरितम में डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित नाम ध्यान रखना है। शिवराज विजयम में पंडित अंबिका दत्त व्यास ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपू काव्यों को लेकर के। चंपू काव्यों में बात आती है तो कृत्य और कृति कारकों को लेकर के हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नल चंप मदाल सा चंपू च, यहाँ पर नल चंप और मदाल सा चंप, यहाँ पर जो है वो त्रिविक्रम भट्ट नाम ध्यान रखना है, इनका लेखक है। और यस्तिलेख चंपू जो है ये सोमदेव सूरी का है। उदय सुंदरी कथा चंपू ये सोंडल का है। जीवनधर चंपू जो है ये हरिश्चंद्र का रहा है। और रामायण चंपू ये भोजराज का रामायण चंपू, तो भोजराज नाम ध्यान रखना है। भारत चंपू तो अनंत भट्ट नाम ध्यान रखना है। आनंद वृंदावन चंपू तो ये अभिनव कालिदास नाम ध्यान रखना है। गोपाल चंपू में कर्णपूर नाम ध्यान रखना है। आनंद कंद चंपू में जीव गोस्वामी नाम ध्यान रखना है। मुक्ता चरित चंपू में मित्र मिश्र नाम ध्यान रखना है। परिजात हरण चंपू में रघुनाथ दास नाम आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, ये तो अपनी बात रही गद्य पद्य वो वाली चंपू वाली, और अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो रचनाएं रही हैं उनके, जिनको आपको जरूर से नाम ध्यान रखना होगा। इसमें देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अष्टाध्यायी पाणिनि, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, रामायण वाल्मीकि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो ये यहाँ पर कालिदास नाम ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पर आता है रावण वध जो है भट्ट द्वारा, इंद्र विजय मधुसूदन द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई है। महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिखिए, इस तरह का प्रश्न आता है तो इन चीज़ों को आप मेंशन करना वहाँ पर कंसिडर करिएगा। इसके बाद में बात करते हैं प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं। प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं ये अपना यहाँ पर टॉपिक आता है अगला। तो प्राचीन कवियों के बारे में सबसे पहली बात आती है कालिदास की, कालिदास को लेकर के। फिर दूसरा है भारवी के बाद में माद यहाँ पर आता है। और श्री हर्ष की बात करेंगे और यहाँ पर भाष की बात करेंगे। कालिदास के काव्य कौन कौन से रहे हैं तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम। ये तो बात रही कालिदास के काव्यों को लेकर के। अगर कालिदास के नाटकों को लेकर के प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको कुछ नाटक ध्यान रखने हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये तीन आपको यहाँ पर इसके जो नाटक हैं वो ध्यान रखने हैं। काव्य और नाटक अपनी ये हो गई कालिदास के। और दूसरा यहाँ पर है भारवी, तो भारवी का नाम किरातार्जुनियम के साथ में आपको जोड़ करके रखना है। इसके बाद में माद की बात आती है तो माद में शिशुपाल वध आपको ध्यान रखना है। और श्री हर्ष का यहाँ पर नेषदी चरितम और खंडन खंड माधम ये ध्यान रखना है श्री हर्ष नाम के साथ में, ये दो बातें हैं। और अब बात करते हैं माश को लेकर के। तो यहाँ पर बात आती है प्रतियोगंद्रायणम, स्वप्न वाशवदतम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम। और आगे यहाँ पर आता है मध्यम मव्यायोग, प्रतिमानाटकम, प्रतिमान नाटक की बात हो रही है, प्रतिम नाटक की। और अभिषेक नाटकम, अभिमारकम और चारुदत्तम, ये कुछ नाम आपको मास के साथ में ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अवार्चिन जो कवि हैं उनकी यहाँ पर रचनाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है कवि रत्न अखिलानंदन की बात हो रही है, कवि रत्न अखिलानंद। और सत्यव्रत शास्त्री की बात होएगी। और यहाँ पर श्रीपद दत्त ओझा की बात होएगी। और यहाँ पर कलानाथ शास्त्री की बात होएगी। और पुष्कर दत्त शर्मा की बात होएगी। सबसे पहले बात करते हैं कवि रत्न अखिलानंद की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दयानंद महाकाव्य की बात हुई है, दयानंद महाकाव्य की। और यहाँ पर दूसरी जब बात आती है सत्यव्रत शास्त्री की, तो यहाँ पर बात आपको ध्यान रखनी है कि इनकी दो रचनाएं आपको नज़र में रखनी है, श्री बोधिसत्वचरितम और यहाँ पर इंदिरा चरितम यहाँ पर बात आती है सत्यव्रत शास्त्री की। दो बातें हो गई है। और यहाँ पर श्री पद्म ओझा की बात जब आती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनकी लाइन इधर आती है नीचे। तो यहाँ पर आती है बात कि लेनिनामृतम पहली बात, और सिनेमास्तकम और पद्य पंचतंत्रम, स्वराज्यम, लोकतंत्र विजयम, बांग्लादेश मुद्दे और
मदीयोसोवियत के बारे में और महावीर चरितामृतम, ये कुछ बातें आपको यहाँ पर, ये कुछ रचनाएं यहाँ पर आपको श्रीमद ओझा की ध्यान रखनी है। और यहाँ पर कलानाथ शास्त्री की जब बात आती है तो यहाँ पर 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी होंगी, 2 यहाँ पर रचनाएं ध्यान रखनी होंगी, जीवनस्य पृष्ठद्यम और साहित्यवल्लरी और जीवनस्य पृष्ठद्यम। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है पुष्कर दत्त शर्मा की एक जो रचना है प्रतिवेशिनी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दोस्तों अपना ये जो पहला यूनिट है ये कंप्लीट होता है। इस पहले इकाई को कंप्लीट करने में काफ़ी सारे एफर्ट्स, काफ़ी सारी मेहनत लगी है और हमने कोशिश करी है कि कम से कम समय में और बहुत इजी तरीके से आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक समझाए जाएं, आपको यहाँ पर याद करवाने की कोशिश करी जाए। तो वो सारी चीज़ों पर काफ़ी मेहनत लगी है। वीडियो से अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको ये बातें समझनी होगी कि मेरे को संस्कृत का इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी आपकी एग्ज़ाम तैयारी को थोड़ा सा ठीक दिशा देने के लिए, आपकी जो संस्कृत को लेकर के डर है उसको दूर करने के लिए हमने ये सारी मेहनत आपके लिए करी है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। आपको संस्कृत के बाकी सभी यूनिट्स अगर एक साथ देखने हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन से विजिट करके आप यूनिट वाइज वीडियोज़ देख करके वहाँ से आप अपनी एग्जाम तैयारी, अपने संस्कृत के पेपर की तैयारी और भी आसानी से और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।